नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है शेरशाह सूरी। इससे पहले हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ा था और हुमायूं के बारे में यहाँ पर पढ़ा था। अब शेरशाह पढ़ेंगे और शेरशाह के बाद फिर अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी अर्थात शेर खां। शेर खां जो थी उपाधि थी शेरशाह सूरी की। ठीक है, शेरशाह सूरी, शेर खां उपाधि थी। अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था कि जब बाबर ने भारत पर अटैक किया था, तो जब बाबर ने भारत पे जब अटैक करता है तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से युद्ध हुए थे। ठीक है, अब उस युद्ध के पैरेलल में शेरशाह सूरी की क्या भूमिका थी। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी का जो शासन काल था वो कितना लंबा था। जैसे कि हमने पढ़ा बाबर के बारे में, तो बाबर का शासनकाल हमने कितना देखा, 5 साल का शासनकाल सिर्फ उसका रहा है। ठीक है, 1525 से लेके 1530 तक, और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से शेरशाह सूरी का भी शासनकाल कितना रहा, मात्र 5 वर्ष रहा है। ठीक है, मात्र 5 वर्ष। इसको याद रखना आपको, जिस तरह से बाबर का रहा है उसी प्रकार से इसका भी रहा है। लेकिन शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठता है, तो ये बैठता है 1540 में, यानी 1540 से लेकर 1545 तक इसका शासनकाल रहा। लेकिन इसके पहले भी, मतलब कि जब बाबर ने भारत पर अटैक किया था, मतलब बाबर जब ये 5 साल शासन उसने किया भारत में, तब शेरशाह की क्या भूमिका रही है। ठीक है, तो इस काल से पहले भी शेरशाह ने कुछ कार्य किए हैं, वो पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे। तो देखेंगे पहले कि शेरशाह सूरी था कौन। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था 1472 में। कब हुआ था, 1472 में। ये सन आप याद देखेंगे। कहाँ हुआ था देखेंगे तो ये बैजवाड़ा के, देखेंगे बैजवाड़ा के होशियारपुर में, होशियारपुर। ठीक है, तो ये याद रखना है, बैजवाड़ा होशियारपुर, आपको ये याद रखना है। अब था कौन शेरशाह, ये तो आपने देख लिया कि कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, था कौन, ये एक अफगान था। कौन था, अफगान था। ठीक है, और इसका क्षेत्र कौन सा था, तो क्षेत्र क्या था, बिल्कुल इस तरह से याद करेंगे। क्षेत्र था इसका बंगाल, क्षेत्र इसका था बंगाल। और बंगाल में जब यह सिंहासन पर नहीं बैठा था तब कई शासक राज्य करते थे, उनको अवदस्त करना इसका एकमात्र उद्देश्य था। किसी भी प्रकार से सत्ता को हथिया लेना बंगाल में, और फिर धीरे धीरे ये बढ़ता किधर, दिल्ली की तरफ, और उसके बाद उत्तर पश्चिम क्षेत्र की तरफ। ठीक है, जब इसकी बाबर की मृत्यु होती है या उससे पहले की जो बात होती है, तो इसमें क्या देखेंगे कि कौन कौन से युद्ध हुए। तो युद्ध हम लोगों ने पढ़े हैं, तो कौन कौन से युद्ध पढ़े हम लोग, चंदेरी का युद्ध पढ़ा, घाघरा का युद्ध पढ़ा। ठीक है, उसके बाद फिर चौसा के युद्ध अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध पढ़ेंगे, बिलग्राम अर्थात कन्नौज का युद्ध जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बिलग्राम कहाँ पर ये क्षेत्र है, तो कन्नौज में है। तो उस युद्ध के बाद, इतने युद्ध लड़ने के बाद किस प्रकार से शेरशाह ने अपने मतलब सिंहासन, दिल्ली के सिंहासन पर ये बैठता है और किसको वहाँ से हटाता है, तो ये भी देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो अफगान, पहला नंबर शेरशाह सूरी क्या था, अफगान था, और क्षेत्र इसका था बंगाल। ठीक है, पिता का नाम था हसन खां, हसन खां। ठीक है, ये तो इसकी मतलब हो गई इसकी जीवनी, एक शॉर्ट में इसकी जीवनी होगी जो आपको दिमाग के अंदर रखना है। ठीक है, अब देखते हैं शेरशाह की उपाधि क्या थी, शेर खां थी। अब ये शेर खां उपाधि महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रश्न है कि शेर खां की उपाधि से क्यों मिलती है और कौन देता है। ठीक है, तो इसको उपाधि मिलती है दक्षिण बिहार के जो सूबेदार थे, दक्षिण बिहार देखेंगे, दक्षिण बिहार के जो सूबेदार थे, सूबेदार का क्या नाम है, बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी। ठीक है, तो ये लोहानी, बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि देते हैं शेरशाह सूरी को, क्योंकि शेरशाह सूरी ने एक शेर को मार दिया था जंगल में आखेट करते वक्त, एक शेर को मार दिया था, और इसकी बहादुरी के चलते शेरशाह सूरी को शेर खां कह के पुकारा बहार खां लोहानी ने। ठीक है, कुछ समय पश्चात बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है
और मृत्यु के पश्चात जो बहार खां की विधवा होती है उससे विवाह शेर खां कर लेता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो बहार खां की विधवा, ठीक है, से विवाह कर लेता है। ठीक है, दुदू बेगम नाम होता है उनका। ठीक है, तो शेर खां ने क्या कर लिया, विवाह कर लिया बहार खां लोहानी की विधवा से। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये नाम बहार खां लोहानी। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस इस लहजे से है कि शेर खां की उपाधि दी थी शेर शाह सूरी को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे जब मृत्यु नहीं हुई होती है बहार खां लोहानी की, तब उसी वक्त ही शेर शाह सूरी को बहार खां लोहानी ने अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक बनाया था। तो जलाल खां कौन था? तो जलाल खां था पुत्र किसका? बहार खां लोहानी का, और इसका संरक्षक नियुक्त किया जाता है शेर शाह सूरी को। धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने मकसद में कामयाब होता चला जाता है शेर शाह सूरी। अब यहाँ पर देखेंगे कि दुदू बेगम से शेर शाह सूरी का क्या होता है, विवाह हो जाता है। और दुदू बेगम किसकी पत्नी है? यहाँ पर बहार खां लोहानी की, बहार खां लोहानी। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये चीज़ हमारी हो गई कि ये किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है हमें कि हम लोगों ने पढ़ा था 1528। तो 1528 में एक युद्ध लड़ा गया था जब बाबर के द्वारा। तो वो कौन सा युद्ध था? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंदेरी का युद्ध। अब ये बताने का मकसद क्या है हमारा कि चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। अब यहाँ पर देखेंगे बढ़ चुके हैं बाबर वर्सेस मेदिनी राय। तो बाबर ने मेदिनी राय को हराया, लेकिन बाबर का साथ उस समय कौन दे रहा था? ध्यान देंगे, बाबर का साथ दे रहा था उस समय अफगान नेता शेर शाह सूरी, मतलब यही शेर शाह सूरी जिसके बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, शेर शाह सूरी। यहाँ पर इसका मकसद था शेर शाह सूरी का कि कैसे भी करके वो एक अपनी सत्ता स्थापित कर सके, दिल्ली पर शासन कर सके, जिसके लिए उसने काफ़ी लंबी लड़ाई यहाँ पर लड़ी है। तो देखेंगे यहाँ पर शेर शाह सूरी बाबर के साथ चंदेरी के युद्ध में था। ठीक है, और मेदिनी राय को पराजित किया, इसका मतलब बाबर के साथ था। अभी आगे चल के आप देखेंगे कि शेर शाह सूरी की लड़ाई मुगलों से होगी। मुगलों से मतलब कि अभी तो साथ में है बाबर के। ठीक है, अभी अंग्रेज में हो जाएगा कुछ समय बाद। ठीक है, तो 1528 चंदेरी के युद्ध में अफगान नेता शेर शाह सूरी किसके साथ था? बाबर के साथ था। उसके बाद फिर देखते हैं 1529 की बात करते हैं, जब घाघरा का युद्ध हुआ था। और घाघरा के युद्ध में हमने देखा कि बाबर ने अफगानों को हराया है। अब यहीं पे देखिए फूट पड़ गई है, बाबर वर्सेस अफगान। ठीक है, तो बाबर ने अफगानों को हरा दिया है, और अफगान की तरफ से आप जान रहे कौन है? शेर शाह सूरी। अब इसी का बदला आगे शेर शाह सूरी लेगा। फिर देखते हैं 1529 में ही, ध्यान देंगे 1529, फिर 1529 में ही देखेंगे घाघरा की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है उस दृष्टि से जब बाबर आता है भारत। ठीक है, और जब भारत पे शासन कर रहा होता है बाबर, उस दृष्टि से। फिर उसके बाद देखते हैं 1529 में बंगाल का शासक, हम देख रहे हैं ना बंगाल का शासक कौन? बंगाल से संबंधित है शेर शाह सूरी। तो बंगाल का शासक होता है नुसरत शाह। बंगाल का शासक कौन होता है? नुसरत शाह। काफ़ी महत्वपूर्ण है नुसरत शाह। देखेंगे उस समय जब 1929 में जब घाघरा का युद्ध हुआ था, प्रश्न पूछा जाता था उस समय बंगाल पर कौन शासन कर रहा था? तो नुसरत शाह शासन करना, और इसको हराना काफ़ी महत्वपूर्ण था यदि शेर शाह सूरी चाहता कि बंगाल पर शासन करे वो। ठीक है, तो नुसरत शाह को पराजित करना उसके लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया था। और वो क्या करता है? बंगाल शासक नुसरत शाह को पराजित करता है 1929 में ही। उधर वो घाघरा के युद्ध में पराजित होता है बाबर से, और उधर ही फिर एक युद्ध लड़ा जाता है बंगाल में, जो नुसरत शाह को पराजित किया जाता है। बंगाल का शासक होता है उस समय, और उसी समय जैसे ही वह शेर खां यानी शेर शाह सूरी नुसरत शाह को पराजित करता है, और उसी समय वह उपाधि धारण करता है शेर शाह सूरी। कौन सी उपाधि धारण करता है शेर शाह सूरी या शेर खां? शेर खां हजरते आला। हजरते आला किसकी उपाधि है? बहुत ही महत्वपूर्ण। हजरते आला उपाधि किसकी है? तो शेर शाह सूरी यानी शेर खां की है। कब? जब वह नुसरत शाह यानी बंगाल के शासक को पराजित करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए।
उसके बाद देखेंगे फिर 1 साल बाद 1530 में, 12 मैं इसको बता रहा हूँ आपको, 1530 में ही 1530 तक ही बाबर शासन करता है, उसके बाद हुमायूं आ जाएगा, ठीक है। और 1530 में ही एक लड़ाई और लड़ी जाती है चुनार के किले को लेकर, इंपॉर्टेंट, चुनार के किले को लेकर। तो चुनार के किले पर अटैक करता है कौन, शेर शाह सूरी, और चुनार के किले को जीत कर वहां पर चुनार किले को जीत लेता है और चुनार किले पे कब्जा कर लेता है। बस इतना आपको दिमाग में रखना, 1530 में कर लेता है। उसके बाद 1532 में एक लड़ाई और लड़ी जाती है जिसका नाम होता है दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का युद्ध, ठीक है। ये भी एक क्रम देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर बाबर, अब यहाँ पर लड़ाई अब कौन है पैरेलल में, अब यहाँ देखेंगे 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब दिल्ली के शासन पर कौन गद्दी संभाल रखा है, तो वो है हुमायूं, ठीक है। तो मगर अभी पैरेलल में लड़ाइयाँ चल रही हैं, अभी डायरेक्ट क्या हो रही है, मुठभेड़ नहीं हो रही है। हुमायूं के साथ दोहरिया के युद्ध लड़ा जाता है। कहाँ पर लड़ा जाता है ये, तो यहाँ पर देखेंगे बंगाल में ही महमूद लोदी कौन होता है, एक अफगान होता है। कौन होता है, अफगान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अफगान दूसरे अफगान को पराजित कर रहा है दोहरिया के युद्ध में, मतलब कि शेर शाह सूरी भी क्या होता है, अफगानी होता है, और महमूद लोदी भी। तो महमूद लोदी को भी पराजित करना जरूरी होता है यदि वह सत्ता को हथियाना चाहता था, चाहे तो। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख रहे हैं महमूद लोदी को पराजित कर रहा है, ठीक है। तो कब दोहरिया का युद्ध कब लड़ा गया, 1532 में। ये सन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकता है परीक्षा में, दोहरिया का युद्ध किसके साथ लड़ा गया। अब उसके बाद 1534 में एक युद्ध लड़ा जाता है, 34 में, और होता है सूरजगढ़ का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध लड़ा जाता है, और ये महमूद शाह के खिलाफ लड़ा जाता है, महमूद शाह, ठीक है। और यहाँ पर महमूद शाह कहाँ का शासक होता है, यहाँ ध्यान देंगे, बंगाल, ठीक है। फिर महमूद शाह को यह पराजित करता है 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में। तो देखेंगे ये क्रम भी याद रखेंगे कि दोहरिया के युद्ध कब लड़ा गया और सूरजगढ़ का युद्ध कब। कभी कभी युद्धों का क्रम भी आता है, आप देख ही रहे हैं आजकल की परीक्षाओं में, युद्ध का क्रम भी पूछ ले रहे हैं, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया है, एक क्रम भी पूछ लेते हैं। आपको सन नहीं भी याद है तो कम से कम एक क्रम याद रखिए कि ये युद्ध, इस युद्ध के बाद ये युद्ध आया है, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है 1539 में चौसा का युद्ध, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे। 1539 चौसा का युद्ध लड़ा शेर। अब यहाँ पर देखेंगे जो शेर शाह था, यहाँ पर यह विजय प्राप्त करता है चौसा के युद्ध में, ठीक है। तो चौसा के युद्ध में पराजित होता है, कौन पराजित होगा, फिर देखेंगे यहाँ पर चौसा के युद्ध के बाद 1540 में युद्ध लड़ा जाता है बिलग्राम का युद्ध, काफी महत्वपूर्ण। देखिए चौसा का युद्ध हुआ, वो 1 साल बाद फिर बिलग्राम का युद्ध होता है। यहाँ पर देखिए हुमायूं पराजित हो रहा है, ठीक है, हुमायूं पराजित होता है, हुमायूं पराजित हुआ यहाँ पर, और उसके बाद फिर अभी यहाँ पर उसने सुधार नहीं किया हुमायूं ने, और पुनः फिर बिलग्राम का युद्ध होता है। और बिलग्राम के युद्ध यानी कन्नौज का युद्ध, इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिलग्राम कहाँ है, कन्नौज में ही है, ठीक है। तो कन्नौज का युद्ध लड़ा जाता है और यहाँ पर पुनः हुमायूं पराजित होता है, हुमायूं पराजित होता है। और यहीं से हुमायूं क्या करता है, निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। किस युद्ध के बाद से ही हुमायूं अपनी गद्दी को त्याग देता है, दिल्ली की गद्दी को त्याग कर निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। हालांकि काफ़ी लंबा समय नहीं बीतता, लगभग 15 साल बाद फिर हुमायूं रिटर्न होता है और अभी दिल्ली गद्दी को हथियाता है। लेकिन किस युद्ध में हुमायूं ने दिल्ली के शासन को त्याग दिया और निर्वासित जीवन व्यतीत किया, तो वो कौन सा युद्ध था, बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी निर्णायक युद्ध यहाँ पर सिद्ध होता है, किसके लिए, अफगानों के लिए। और यहीं से शेर शाह सूरी के पास दिल्ली का शासन उसके हाथों में आ जाता है। उसके बाद वह चाहता था कि उत्तर पश्चिम में जो गोखर लोग थे, गोखर की जनजातियां जो रहती थी, ठीक है, उनको चाहता था कि पराजित कर दे और उनको वहां से किसी तरह से विस्थापित कर दे, क्योंकि जो गख्खर लोग थे वो मुगलों के वफादार थे,
गख्खर जो लोग थे वो क्या थे, मुगलों के वफादार थे, और ये कहाँ पर रहते थे, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था ये, और ये किसी भी तरह से इनको यहाँ से विस्थापित करना चाहते थे, जिससे क्या हो गया, मुगलों को बाहर ही रखा जाए, सीमा में एंटर ना करने दिया जाए। और इसके लिए उसने एक सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त किया, किसने, शेरशाह सूरी ने, और वो क्या था, रोहतासगढ़ का किला। तो रोहतासगढ़ का किले का निर्माण किसने कराया, बहुत महत्वपूर्ण है, गोखरों से बचाने के लिए, अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया, तो शेरशाह सूरी ने। काफी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध है ना, अंतिम युद्ध, तो वो कब लड़ा गया, 1545 में, 1545 में लड़ा गया, और वो था कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध, ठीक है, कालिंजर का युद्ध लड़ता है, और कालिंजर के युद्ध के दौरान ही क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, शेरशाह सूरी की, शेरशाह सूरी की, ठीक है। और जब ये युद्ध लड़ा जा रहा था उसी समय शेरशाह सूरी उक्का नाम का एक आग्नेय अस्त्र था, एक आग्नेय अस्त्र, जिससे मतलब कि गोला बारूद का इस्तेमाल करके उसको दूर तक फेंका जाता था, मतलब आग का गोले का इस्तेमाल करके अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। वो जो उपकरण था, जो आग्नेय अस्त्र था, उसका नाम क्या था, उक्का नाम था, ठीक है। और उसी समय किले से टकरा के एक बारूद का गोला, एक जो आर्म्स रखी हुई थी जहाँ पर गोला बारूद रखा हुआ था, उस पर आगे गिर जाता और वहाँ पर विस्फोट बड़ा सा हो जाता, जिसके कारण से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उक्का नामक यंत्र का इस्तेमाल, एक उक्का परिणाम में था क्या, तो एक आग्नेय अस्त्र था जिसमें आग के गोले को प्रक्षेपित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, जैसे PSLV GSLV होता है, उसी प्रकार से उक्का क्या था, एक आग्नेय अस्त्र था, ठीक है, एक प्रक्षेपक था, ठीक है। तो कालिंजर के युद्ध में उक्का नामक यंत्र का इस्तेमाल किया गया, और यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है, और शेरशाह सूरी का अंत हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेरशाह सूरी की यहाँ पर क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद अब हमने वहाँ पर हुमायूं को देखा, तो हुमायूं में देखा कि वो 1545 के आसपास ही, ठीक है, वो पुनः फिर जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो वो पुनः क्या दिल्ली का सत्ता को संभालता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लें कि जो शेरशाह सूरी था, ठीक है, उसने कई युद्ध किए, उसमें उसने मारवाड़ा पे भी अटैक किया था, मारवाड़ के राजपूतों पर उसने अटैक किया था, जो कि उसका एक ही बहुत ही मतलब कि जो उसने निर्णय लिया मारवाड़ पर अटैक करने का, बहुत ही खराब निर्णय उसका माना जाता है, उसका राजपूतों पर, ठीक है। तो ये मारवाड़ का जो युद्ध था इसके लिए काफ़ी ही मतलब कि नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध में इसने काफ़ी क्षति उठाई, इसमें काफ़ी सेना इसकी मारी गई, ठीक है। तो इस सेंस में उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का सारा साम्राज्य मैंने खो दिया, मुट्ठी भर बाजरे के लिए। तो कहाँ पर, किस क्षेत्र पर अटैक किया था और किस संदर्भ में उसने बात कही है, तो मारवाड़ यानी राजपूतों के संदर्भ में ये बात की जब वो राजपूतों को पराजित करने जाता है, ठीक है। तो मारवाड़ पर भी उसने अटैक किया था। इतने युद्ध आपने पढ़े हैं, तो एक युद्ध यहाँ पर भी आपको दिमाग के अंदर रखना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि क्या क्या मुख्य बिंदु रहे हैं शेरशाह सूरी से संबंधित। अब शेरशाह सूरी से संबंधित, शेरशाह सूरी आप देख पा रहे हैं एक अफगान है, क्या रहा है शुरुआत में, अफगान है, लेकिन अभी हमने क्या सुनने पढ़ा, बाबर के बारे में। बाबर कौन था, मुगल, ठीक है। तो उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन बीच में फिर आ गया अफगान साम्राज्य थोड़े समय के लिए, मतलब बाबर आए, हुमायूं, फिर अफगानी शासक शेरशाह सूरी आ गई। तो ये द्वितीय अफगान साम्राज्य था। तो द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद होती है, तो बिलग्राम का युद्ध यानी कन्नौज का जो युद्ध होता है उसी के बाद, वही निर्णायक युद्ध होता है, और वहीं से दिल्ली की सत्ता हासिल होती है शेरशाह सूरी को, ठीक है। तो द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की है, तो शेरशाह सूरी ने की है। और इसका मतलब द्वितीय, तो पहला कौन था, पहला अफगान कौन था, तो हम लोग दिल्ली सल्तनत में बैक जाएंगे, तो जहाँ पर हम लोग लोदियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी
और इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से आप देख पाते हैं कि अफगान जो साम्राज्य था वो लोदी वंश संबंधित यानी लोदी से था, और एक अफगानी शासक कौन था, शेरशाह सूरी, मतलब कि द्वितीय अफगान। तो द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, शेरशाह सूरी। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब इसके जो प्रशासन की जो व्यवस्था रही, शासन प्रशासन जो रहा, ठीक है, क्या इसने कार्य किया शेरशाह सूरी का, क्योंकि इसका एक सेपरेट अपना इतिहास है शेरशाह सूरी का, बीच में थोड़े समय के लिए, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।